भारी है वह नीचे बैठ जाता है जब आप उसमें पानी डालो, और जो हल्की इम्प्योरिटीज है वह ऊपर आ जाती है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेडिमेंटेशन। जब वह पानी उस डस्ट के साथ निकाला जाता है तो उसे हम कहते हैं डीकैंटेशन, जैसा कि फिगर 5.8 में दिखाया गया है। अब देखते हैं कुछ ऐसे अलग अलग मिश्रण जो सेडिमेंटेशन और डीकैंटेशन से हम पृथक कर सकते हैं। The same principle is used for separating a mixture of two liquids that do not mix with each other. For example, oil and water from their mixture can be separated by this process. If a mixture of such liquids is allowed to stand for some time, they form two separate layers. The component that forms the top layer can then be separated by decantation. Let us again consider a mixture of solid and liquid. After preparing tea, what do you do to remove the tea leaves? Usually, we use a strainer to remove tea leaves. Try decantation. It helps a little. But do you still get a few leaves in your tea? Now, pour the tea through a strainer. Did all the leaves remain in the strainer? This process is called filtration. Which method of separating tea leaves from prepared tea is better, decantation or filtration? यह सेम प्रिंसिपल हम कुछ दो लिक्विड्स के मिश्रण को भी सेपरेट करने के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे कि तेल और पानी। यह दोनों चीजें एक दूसरे के साथ पूरी तरह से नहीं घुल जाती, इसलिए यदि आप तेल और पानी के मिश्रण को कुछ देर के लिए बिना हिलाए खड़े रहने दें तो उसमें दो परत बन जाएंगी। ऊपर वाली परत में तेल रह जाएगा और नीचे पानी। आप फिर तेल को सेपरेट कर सकते हैं डीकैंटेशन से। अब फिर से देखते हैं एक सॉलिड और लिक्विड वाला मिश्रण, जैसे कि आपकी चाय। जब आप चाय बनाते हैं तब आप चाय की पत्तियों को उस लिक्विड में से कैसे अलग करते हैं? हम आमतौर पर छलनी का उपयोग करते हैं, यानी कि स्ट्रेनर। अब उसकी जगह पर आप डीकैंटेशन ट्राई करके देखिए। इससे थोड़ी सहायता होती है, लेकिन क्या आपको फिर भी चाय की पत्तियां आपकी चाय में मिलती हैं? अब उस चाय को स्ट्रेनर से डाल दीजिए, यानी कि छलनी से छान लीजिए। क्या सारी चाय की पत्तियां उस स्ट्रेनर में आ गई? इस प्रोसेस को हम कहते हैं फिल्टरेशन, जैसे कि फिगर 5.1 में हमने देखा था। कौन सा तरीका चाय और चाय पत्तियों को सेपरेट करने का बेटर तरीका है, डीकैंटेशन या फिर फिल्टरेशन? Let us now consider the example of water that we use. Do all of us at all times get safe water to drink? Sometimes water supplied through taps may be muddy. The water collected from ponds or rivers may also be muddy, especially after rains. Let us see if we can use some method of separation to remove insoluble impurities like soil from the water. अब कंसिडर करते हैं हमारा पीने का पानी। बच्चों, क्या हमें हमेशा साफ पानी ही मिलता है पीने के लिए? कभी कभार हमारा जो पीने का पानी हमारे नल में आता है वह मडी होता है, यानी कि उसमें कुछ मिट्टी वगैरह मिली हुई रहती है। पॉन्ड्स और रिवर्स से जो हमें पानी मिलता है वह मडी हो सकता है, और सबसे ज्यादा यह बारिश की सीजन में मडी होता है। तो अब हम देखते हैं कि हम कौन से अलग अलग तरीकों से इसमें जो इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज है, जैसे कि रेती वगैरह, उसे हम कैसे निकालेंगे। Activity 5. Collect some muddy water from a pond or a river. If it is not available, mix some soil to a water in a glass. Let it stand for half an hour. Observe the water carefully and note your observations. Does some soil settle at the bottom of water? Why? What will you call this process? Now, slightly tilt the glass without disturbing the water. Let the water from the top flow into another glass. What will you call this process? Is the water in the second glass still muddy or brown in color? Now filter it. Did the tea strainer work? Let us try filtering the water through a piece of cloth. In a piece of cloth, small holes or pores remain in between the woven threads. These pores in a cloth can be used as a filter. Activity 5 के लिए हम गंदा पानी ले लेंगे नदी से या फिर किसी पॉन्ड से। अगर ऐसा पानी उपलब्ध नहीं है
तब आप 1 ग्लास पानी में थोड़ी सी मिट्टी मिला लीजिए। अब इसे आधे घंटे तक रहने देना है, बिल्कुल हिलाए बगैर। थोड़ी देर बाद उस पानी को देखिए और आपने क्या ऑब्जर्व किया? क्या थोड़ी मिट्टी उस पानी के नीचे जम गई? ऐसा क्यों हुआ? आप इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? Is the water in the second glass still muddy or brown in color? Now filter it. Did the tea strainer work? Let us try filtering the water to a piece of cloth. In a piece of cloth, small holes or pores remain in between the woven threads. These pores in a clean cloth can be used as a filter. If the water is still muddy, impurities can be separated by a filter that has even smaller pores. A filter paper is one such filter that has very fine pores in it. Figure 5.9 shows the steps involved in using a filter paper. A filter paper folded in the form of a cone is fixed onto a funnel. The mixture is then poured on the filter paper. Solid particles in the mixture do not pass through it and remain on the filter. अब देखिए, क्या दूसरे ग्लास में आपने जो पानी निकाला, क्या वह अभी भी ब्राउन या फिर कचरे वाला दिख रहा है? अब इसे फिल्टर कर लीजिए, इसे स्ट्रेनर यानी कि छन्नी से छान लीजिए। क्या उससे कुछ फर्क पड़ा? अब एक कपड़े के टुकड़े से उसको फिल्टर करके देखते हैं। कपड़े की बुनाई करते समय उसमें छोटे छोटे गैप्स रह जाते हैं, छोटे छोटे होल्स रह जाते हैं, जिनमें से पानी निकल सकता है और जो कचरा है वह अटक सकता है, रुक सकता है। तो इसे हम फिल्टर की जैसे यूज कर सकते हैं। अगर पानी अब भी आपको गंदा दिख रहा है या फिर उसमें कुछ अनावश्यक वस्तुएं आपको दिख रही है, तो आप कोई ऐसा फिल्टर यूज करें कि जिनके जो होल्स है, जो पोर्स है, वह कपड़े के होल्स से भी छोटे हों। ऐसे टाइम पर आप फिल्टर पेपर यूज कर सकते हैं। फिल्टर पेपर में बहुत ही छोटे साइज के पोर्स होते हैं। वह राउंड पेपर होता है, एक छोटा सा, अपने नॉर्मल कागज समान दिखता है, लेकिन उसके पोर्स बहुत छोटे होते हैं और पानी उसमें से निकल सकता है। फिगर 5.9 में दिखाया गया है कि कैसे आप फिल्टर पेपर को कोन शेप में करके रख सकते हैं। इसे आप कोन शेप में बना लीजिए और फिर उसको एक फनल में रख दीजिए और पानी डाल के दूसरे ग्लास में ले लीजिए। उस पानी में जो भी कचरा, जो भी सॉलिड पार्टिकल्स थे, वह सारे उस फिल्टर पेपर में अटक गए और जो साफ पानी था बिना अनावश्यक वस्तुओं के, वह पानी हमें दूसरे ग्लास में मिल गया। Fruit and vegetable juices are usually filtered before drinking to separate the seeds and solid particles of the pulp. The method of filtration is also used in the process of preparing cottage cheese, paneer in our homes. You might have seen that for making paneer, a few drops of lemon juice are added to milk as it boils. This gives a mixture of particles of solid paneer and a liquid. The paneer is then separated by filtering the mixture through a fine cloth or a strainer. बच्चों, जो हमारे फल और सब्जियों के जूसेस होते हैं, उनको भी हम इसी प्रकार फिल्टर करते हैं, उसमें से बीज और जो पल्प होता है उसे सेपरेट करने के लिए। यह फिल्टरेशन का मेथड हम घर पे पनीर बनाने में भी करते हैं। आपने देखा होगा कि मम्मी यदि घर पर पनीर बना रही है तो वह सबसे पहले गर्म दूध में नींबू डालती है, फिर उसको हिलाकर उसका पानी जब छूटने लगता है तब उसे एक कपड़े पर रख के पानी सारा निकाल लेती है और जो हार्ड सॉलिड सब्सटेंस जो बचता है उसे हम पनीर कहते हैं। Evaporation. Activity 6. Add 2 spoons of salt to water in another beaker and stir it well. Do you see any change in the color of water? Can you see any salt in the beaker after stirring? Heat the beaker containing the salt water. Let the water boil away. What is left in the beaker? In this activity, we used the process of evaporation to separate a mixture of water and salt. The process of conversion of water into its vapor is called evaporation. The process of evaporation takes place continuously wherever water is present. अगला प्रोसेस है evaporation. अब देख लेते हैं एक्टिविटी 6 के लिए हमें क्या करना है। तो सबसे पहले एक बीकर में 2 चम्मच नमक और थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे।
इसे अच्छे से हिला लेंगे। क्या पानी का रंग कुछ बदला? क्या आपको उस बीकर में नमक दिख रहा है हिलाने के बाद? अब इस बीकर को हम हीट कर देंगे, इसे गर्म करेंगे जैसा कि फिगर 5.11 में दिखाया गया है। पानी को उबलने दीजिए और जो भी पानी है उसे हवा में इवेपोरेट हो जाने दीजिए। क्या आपको बीकर में कुछ मिला? यह एक्टिविटी में हम प्रोसेस यूज करते हैं इवेपोरेशन का। इवेपोरेशन से हमने नमक और पानी को अलग अलग किया। कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर, यानी कि पानी को उसके वेपर फॉर्म में हम जब कन्वर्ट करते हैं उसे इवेपोरेशन कहा जाता है। इवेपोरेशन हमेशा चलता रहता है जहां पर भी पानी है। Where do you think salt comes from? Sea water contains many salts mixed in it. One of these salts is the common salt. When sea water is allowed to stand in shallow pits, water gets heated by sunlight and slowly turns into water vapor through evaporation. In a few days, the water evaporates completely, leaving behind the solid salts. Common salt is then obtained from this mixture of salts by further purification. बच्चों, आपको क्या लगता है नमक कहाँ से आता है? हमारे जो दरिया का पानी है, जो सी वाटर है, उसमें बहुत सारे अलग अलग प्रकार के मिनरल्स या फिर सॉल्ट्स होते हैं। इनमें से एक है हमारा साधारण नमक, जो हम हमारे खाने में वगैरह में यूज करते हैं। यदि हम धूप में एक खुली जगह में गड्ढे बनाएं और उसमें पानी भरे, दरिया का पानी यदि हम उसमें भरे और उसे कुछ दिन वैसे ही रहने दे, तो इवेपोरेशन से सारा जो भी पानी था वह पानी इवेपोरेट हो जाएगा, यानी कि उसके वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, वह वाष्प बन जाएगा। सारा पानी इवेपोरेट होने के बाद आपको नमक मिलेगा, जैसा कि फिगर 5.12 में दिखाया गया है। हमारा जो साधारण नमक होता है, जो हम खाने में यूज करते हैं, उसे इस नमक से प्योरिफिकेशन के बाद एक्सट्रैक्ट किया जाता है। Page 41, use of more than one method of separation. We have studied some methods for separation of substances from their mixtures. Often, one method is not sufficient to separate the different substances present in a mixture. In such a situation, we need to use more than one of these methods. बच्चों, हमने कुछ अलग अलग प्रकार की विधि देखी जिससे हम पदार्थों को पृथक कर सकते हैं, लेकिन ऐसा बहुत बार होता है कि केवल एक ही मेथड से हम उस मिश्रण में पाए जाने वाले पदार्थों को अलग नहीं कर सकते। कभी कभी हमें एक से ज्यादा विधियों की जरूरत पड़ती है उन पदार्थों को पृथक करने के लिए। Activity 7. Take a mixture of sand and salt. How will we separate these? We already saw that hand picking would not be a practical method for separating these. Keep this mixture in a beaker and add some water to it. Leave the beaker aside for some time. Do you see the sand settling down at the bottom? The sand can be separated by decantation or filtration. What does the decanted liquid contain? Do you think this water contains the salt which was there in the mixture at the beginning? बच्चों, इस एक्टिविटी के लिए हम एक मिश्रण ले लेंगे, नमक और रेती का। बच्चों, अब हम इसे सेपरेट कैसे करेंगे? हमने पहले ही देखा कि हम इसे हैंड पिकिंग से तो सेपरेट कर नहीं सकते, तो अब हम क्या करें? हम एक बीकर में इस मिश्रण को डाल देंगे, उसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर हम इसे रख देंगे कुछ देर बिना हिलाए। ऐसा करने से जो सैंड है, जो रेती है, वह नीचे बैठ जाएगी और फिर हम डिकैंटेशन से ऊपर का पानी निकाल लेंगे। तो अब बच्चों, इस पानी में हमें क्या मिलेगा? इस पानी में नमक होगा। तो अब हम नमक को निकालने की विधि सोचते हैं। Now we need to separate salt and water from the decanted liquid. Transfer this liquid to a kettle and close its lid. Heat the kettle for some time. Do you notice steam coming out from the spout of the kettle? Take a metal plate with some ice on it. Hold the plate just above the spout of the kettle as shown in figure 5.13. What do you observe? Let all the water in the kettle boil off. When the steam comes in contact with the metal plate cooled with ice, it condenses and forms liquid water. The water drops that you observed falling from the plate were due to condensation of steam.
The process of conversion of water vapor into its liquid form is called condensation. अब बच्चों हमारे पास जो पानी है हमें उसमें से नमक को अलग करना है। इसके लिए आप उस पानी को एक किटली में यानी कि एक केटल में ले लीजिए। इसे बंद कर कर गर्म होने दीजिए। जब आपको किटली का जो मुंह है उसमें से आपको स्टीम निकलता हुआ, धुआं निकलता हुआ दिखेगा, तब एक मेटल प्लेट यानी कि एक थाली में कुछ बर्फ के टुकड़े डाल दीजिए और उसे उस स्पाउट के ऊपर पकड़ लीजिए जैसा कि फिगर 5.13 में दिखाया गया है, और थाली के दूसरे एज पर, दूसरे कोने पर एक बीकर रख दीजिए। इससे क्या होगा, जो भी स्टीम निकल रहा है वह सारा उस थाली के ऊपर पहुंचकर ठंडा हो जाएगा, क्योंकि हमने वहां पर बर्फ रखा है। ठंडा होने के कारण जो पानी स्टीम फॉर्म में हो गया था वह वापस पानी बन जाएगा और उस बीकर में गिर जाएगा। इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन। कुछ देर तक ऐसे ही उसे हीट होने दीजिए जब तक कि केटल के अंदर का सारा पानी खत्म ना हो जाए। इसके बाद आपको बीकर में मिलेगा सादा पानी और किटली में आपको नीचे मिल जाएगा नमक। तो हमने इस प्रोसेस से कौन सी चीजें अलग की? हमने पानी, नमक और रेती, इन तीनों को अलग कर दिया केवल दो प्रोसेसेस से। पहला है डिकैंटेशन और दूसरा था कंडेंसेशन। पेज 42, can water dissolve any amount of a substance? In chapter 4, we found that many substances dissolve in water and form a solution. We say that these substances are soluble in water. What will happen if we go on adding more and more of these substances to a fixed quantity of water? बच्चों, क्या हम पानी में कोई भी सब्सटेंस, कोई भी पदार्थ हमें चाहिए उतनी मात्रा में डिसॉल्व कर सकते हैं? क्या आपने एक ग्लास पानी लिया तो उसमें आप 15 चम्मच नमक, 10 चम्मच शक्कर सब डिसॉल्व कर पाएंगे? Activity 8. You will need a beaker or a small pan, a spoon, salt and water. Pour half a cup of water in the beaker. Add 1 teaspoonful of salt and stir it well until the salt dissolves completely. Again add a teaspoonful of salt and stir well. Go on adding salt, 1 teaspoonful at a time, and stir. After adding a few spoons of salt, do you find that some salt remains undissolved and settles at the bottom of the beaker? If yes, this means that no more salt can be dissolved in the amount of water we have taken. The solution is now said to be saturated. बच्चों, एक्टिविटी 8 के लिए हमें चाहिए रहेगा एक बीकर या फिर एक छोटा सा पैन, एक चम्मच नमक और पानी। अब उस बीकर में हम आधा कप पानी भर देंगे। इसके बाद हम उसमें एक एक चम्मच नमक डालकर डिसॉल्व करेंगे। सबसे पहले एक चम्मच नमक डाला उस पानी में और उसे पूरी तरह से अच्छे से हिलाकर डिसॉल्व कर दिया, जैसा कि फिगर 5.14 में दिखाया है। उसको पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाए उसके बाद एक और चम्मच नमक डालकर वापस डिसॉल्व करेंगे। ऐसा हम तब तक करेंगे कि जब तक नमक उसमें डिसॉल्व होना बंद हो जाए। जब आप देख पाएंगे कि उस बीकर में नमक नीचे बैठने लगा है, तब आप समझ जाना कि अब इसमें और नमक डिसॉल्व नहीं हो पाएगा। ऐसा हो गया, इसका अर्थ यह हुआ कि वह पानी, वह सॉल्यूशन अब सैचुरेटेड है, यानी कि अब उसमें और कोई भी पदार्थ मिक्स नहीं हो सकता। Is there some way that water could be made to dissolve more salt before the solution gets saturated? Let us try and help पहेली out. बच्चों, क्या कोई ऐसा तरीका है कि जिससे हम ज्यादा नमक डिसॉल्व कर पाए पानी में? Activity 9. Take some water in a beaker and mix salt in it until it cannot dissolve any more salt. This will give you a saturated solution of salt in water. Now add a small quantity of salt to this saturated solution and heat it. What do you find? What happens to the undissolved salt in the bottom of the beaker? Does it dissolve now? If yes, can some more salt be dissolved in this solution by heating it? Let this hot solution cool. Does the salt appear to settle at the bottom of the beaker again? The activity suggests that larger quantity of salt can be dissolved in water on heating. Does water dissolve equal amounts of different soluble substances? Let us find out. Activity 9 के लिए हम एक बीकर में थोड़ा सा पानी ले लेंगे और उसमें नमक डिसॉल्व करेंगे। कब तक?
तो जब तक वह सैचुरेटेड ना हो जाए, यानी कि जब तक नमक नीचे बैठने ना लगे और डिसॉल्व होना बंद हो जाए। अब इसके बाद हम इस सोल्यूशन को गर्म करेंगे और अच्छे से हिलाएंगे। क्या आपको अभी भी नमक दिखता है उसमें नीचे? गर्म करने पर उस नमक को हम आसानी से डिसॉल्व कर सकते हैं। अब इस बीकर को फ्लेम पर से हटा लेंगे और इसे कुछ देर तक ठंडा होने रख देंगे। क्या आपको वापस कुछ नमक उस पानी में बीकर में नीचे सेटल होता दिखाई देता है? यह एक्टिविटी से हमें यह पता चलता है कि हम गर्म करें यदि पानी को तो हम उसमें ज्यादा नमक डिसॉल्व कर सकते हैं। क्या पानी में विभिन्न प्रकार के विलय पदार्थों की समान मात्रा घुलती है? आइए पता लगाते हैं। एक्टिविटी 10. Take 2 glasses and pour half a cup of water in each of them. Add a teaspoon of salt to one glass and stir till the salt dissolves. Go on adding salt 1 teaspoon at a time till the solution saturates. Record the number of spoons of salt that dissolved in the water in table 5.2. Now, repeat the same activity with sugar. Repeat this with some other substances that are soluble in water. तो बच्चों, अब एक्टिविटी 10 के लिए हम 2 अलग अलग ग्लास में पानी ले लेंगे। उसके बाद एक ग्लास में हम 1 चम्मच नमक मिलाकर उसे अच्छे से डिसॉल्व कर लेंगे। ऐसा तब तक कीजिए जब तक उसमें सॉल्ट डिसॉल्व होना बंद ना हो जाए, जब तक वह सॉल्यूशन सैचुरेटेड ना हो जाए, और गिनिए कि कितने चम्मच नमक के बाद वह सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो गया। इसी प्रकार शुगर ऐड करते जाइए एक दूसरे ग्लास पानी में, और नंबर ऑफ स्पून्स यानी कि कितने चम्मच आपको लगे वह गिनिए और देखिए क्या वह सेम था। यह सेम प्रोसेस अब अलग अलग सब्सटेंसेस के साथ रिपीट कीजिए जो भी पानी में डिसॉल्व होते हैं, और उसे टेबल 5.2 में लिखते जाइए। टेबल 5.2 में हमें 2 चीजें बताई गई है, पहला है सब्सटेंस और दूसरा है नंबर ऑफ स्पून्स ऑफ सब्सटेंस दैट डिसॉल्व्ड इन वाटर, यानी कि कौन सा पदार्थ है और उस पदार्थ की कितनी चम्मच हमने उस ग्लास पानी में डिसॉल्व की। What do you notice from table 5.2? Do you find that water dissolves different substances in different amounts? We have discussed a few methods of separating substances. Some of the methods of separation presented in this chapter are also used in a science laboratory. We also learned that a solution is prepared by dissolving a substance in a liquid. A solution is said to be saturated if it cannot dissolve more of the substance in it. तो बच्चों, टेबल 5.2 से हमें यह समझ में आएगा कि पानी में अलग अलग पदार्थ अलग अलग मात्रा में घुल सकते हैं। हमने इस चैप्टर में कुछ अलग अलग प्रकार की विधि सीखी जिससे हम पदार्थों को पृथक कर सकते हैं। कीवर्ड्स: चर्निंग, कंडेंसेशन, डिकैंटेशन, इवेपोरेशन, फिल्ट्रेशन, हैंड पिकिंग, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सेडिमेंटेशन, सीविंग, सॉल्यूशन, थ्रेशिंग, विनोइंग। उम्मीद करती हूँ कि आपको मजा आया। मिलते हैं अगले लेक्चर में।